अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो है हमारे पास ड्रामा के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एज ऑफ ड्रामा इन द एज ऑफ ड्राई। सो जब रेस्टोरेशन पीरियड शुरू होता है, इससे पहले हमने वी हैव डिस्कस्ड एलिज़ाबेथन ड्रामा इन द जैकोबियन ड्रामा। लेकिन जब हम रेस्टोरेशन पीरियड की बात करते हैं, रेस्टोरेशन ड्रामा की बात करते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है तो नहीं जिसको हम कंपेयर कर सके। देयर इज़ नथिंग इन इट टू कंपेयर विद द एलिज़ाबेथियन जैकोबियन ड्रामा। सिर्फ कॉमेडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर एक दो तीन चीज़ों के अलावा और ऐसी कोई चीज़ खास रेस्टोरेशन ड्रामा में नहीं है जिसको हम कंपेयर किया जा सकते हैं। जैसे ही जब किंग रेस्टोरेशन पीरियड शुरू होता है, किंग आता है फ्रांस से, तो हमारे पास दो फिगर्स सामने आते हैं। एक को हम कहते हैं थॉमस थॉमस किलग्रियो। एक हमारे पास थॉमस किलग्रियो है और दूसरा है हमारे पास एंड सर विलियम सर विलियम डेवनेंट। तो दूसरा हमारे पास है सर विलियम डेवनेंट। ये दोनों क्या कर लेते हैं कि ये दोनों obtained a patent to start the theoretical companies। दो कंपनीज को शुरू करते हैं। एक को हम कहते हैं द किंग प्लेयर्स, और दूसरे का नाम होता है हमारे पास द ड्यूक प्लेयर्स। द किंग प्लेयर्स एंड द ड्यूक प्लेयर्स, ये दो कंपनी होती हैं, थिएटिकल कंपनीज होती हैं ड्रामा। द ड्यूक कंपनीज को या द ड्यूक ऑफ द यॉर्क भी, इसको हम ड्यूक ऑफ द यॉर्क भी कहते हैं, जिसको बाद में ड्यूक ऑफ द यॉर्क, जिसको हमने बाद में किंग जेम्स टू के नाम से भी जानते हैं। बोथ ऑफ दिस जेंटलमैन वर ऑफ द ओल्डर जनरेशन एंड वर लिंक बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू। ये दोनों जो थे, ये ओल्ड जो शेक्सपियरियन जो एलिज़ाबेथन ड्रामा था या फिर जो जैकोबियन ड्रामा था, ओल्ड ड्रामा था उसको, और जो नए जो रेस्टोरेशन ड्रामा था, इन दोनों को क्या करते थे, आपस में मिलाते थे, एक लिंक क्रिएट करते थे। ये जो थिएटर्स थे फाउंडेड बाय देम was in a several way different from the Elizabethan age। ये दो थिएटर्स जो थे ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे एलिज़ाबेथन एज के हवाले से, क्योंकि एलिज़ाबेथन का जो थिएटर्स थे, एलिज़ाबेथन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एलिज़ाबेथन एलिज़ाबेथन थिएटर्स, वो वहाँ पर एलिज़ाबेथन थिएटर में लोग वहाँ पर ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, हर क्लास के लोग वहाँ पर आते थे, वहाँ पर बैठते थे और वहाँ पर ड्रामास को एंजॉय करते थे। लेकिन जो के जो लोग थे, रेस्टोरेशन जो थिएटर्स थे जहाँ पर ये दो का नाम तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैट्रोनाइज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय एरिस्टोक्रेसी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक लोग आते थे और एरिस्टोक्रेसी के लोग यहाँ पर बैठते थे। तो यहाँ पर जो था एरिस्टोक्रेसी का बहुत ही ज़्यादा ज़ोर था, और जिसमें आम लोग यहाँ पर इंटर नहीं हो सकते थे इस थिएटर्स में। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर जो प्योरिटन की जो हॉस्टिलिटी थी टू प्ले हाउसेस हैड इंस्टिल इन द मिडिल क्लासेस अ वॉइस और हॉरर। सो यहाँ पर जो ये जो रॉयलिस्ट थे एंड देयर एसोसिएट जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा जो रॉयलिस्ट थे, जो रेस्टोरेशन को फॉलो करते थे, रॉयलिस्ट थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, फैशनेबल थे फैशनेबल थे और इसके अलावा गे थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज लोग थे, बहुत ही ज़्यादा गे, क्राउडेड ऑफ द रेक एंड प्लेजर। और ये सिर्फ और सिर्फ इनका थीम से कोई मतलब नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या थे, ये प्लेजर सीकर लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर को फॉलो करते थे, उन्हें पसंद करते थे। और ये सारी चीज़ें जो थी इन्हीं थिएटर्स में
पाई जाती थी और यही सारी चीज़ें प्यूरिटन क्या करता था, वो रिडिक्यूल करता था, वो पसंद नहीं करता था और एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ मोरालिटी उन पर इम्पोज करते थे जब प्यूरिटन के दौर में, एंड दे हैड इम्पोज्ड on the country. So the outburst of the anti-puritanism, जो outburst आया anti-puritanism का, is reflected in the extreme licentious of the restoration. बहुत ही ज़्यादा licentious, जो illegal जो थीम थे, एक्सट्रीम किस्म के, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं इन्हीं रेस्टोरेशंस ड्रामा के अंदर। लाइसेंशियसनेस के जो थीम थे वो यहाँ पर मिलते हैं। दूसरी जो सिग्निफिकेंट चेंज थी was the use of the सेंदरी, मूवेबल एंड इमूवेबल, दो किस्म की यहाँ पर हमारे पास सीनरी थी। एक को हम कहते हैं सीनरी में, एक को दो किस्म की थी, एक को हम कहते थे मूवेबल सीनरी और दूसरे को हम कहते थे इमूवेबल इमूवेबल सीनरी। दो सीनरी थी, एक थे हमारे पास में मूवेबल और दूसरी एंड स्टेज में जो मशीनरी थी विच वाज मेड द रेस्टोरेशन थिएटर वाज मोर ग्लैमरस। जो मशीनरी जो इस्तेमाल होती थी यहाँ पर स्टेज पर जो मशीनरी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस थी देन द एलिज़ाबेथन एज, अगर हम उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। और इसके अलावा it was necessary to push back the projecting platform stage of the Elizabethan then the theatre behind the Posimenium arc। और एक और जो सिग्निफिकेंट अपेयरेंस थी ऑफ द एक्ट्रेसेस ऑन द, जो सबसे जो अहम चीज़ थी, जो फीमेल एक्ट्रेसेस थे वो स्टेज पर वो अपेयर हुए थे, उनकी एंट्रेंस हुए थी, लोग वहाँ पर आते थे और फीमेल एक्ट्रेस भी पब्लिक स्टेज पर पार्टिसिपेट करते थे। और जो दूसरी जो थी सी एलिज़ाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड्स में लेडीज हैड टेकन पार्ट ओनली इन द कोर्ट मास्क। एलिज़ाबेथन में सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट मास्क में जो जहाँ पर जो कोर्ट में जो प्ले प्रोड्यूस किए जाते थे वहाँ पर लेडीज उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी। आम पब्लिक प्लेस में वो लेडीज पार्टिसिपेट नहीं किया करती थी, विच वर द वेरी, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट मास्क जो थे ये बहुत प्राइवेट किस्म की एंटरटेनमेंट होती थी। बट द फीमेल, लेकिन जब जहाँ पर बात आती थी पब्लिक स्टेज की, so the public stage were always played by the boys. So the Restoration Theatre began with the plays of the Great Elizabethan period। इसमें हमारे पास फिर बेन जॉनसन भी था, ब्यूमेंट भी था, फ्लेचर भी था और ये जो थे कंटिन्यू टू बी फेवरेट। इवन शेक्सपियर वाज रिवाइव्ड। यहाँ पर जो रेस्टोरेशन पीरियड में क्या किया था कि शेक्सपियर को भी रिवाइव किया, उसके प्लेस को भी दोबारा से रीराइट कर दिया गया था, उनकी एंडिंग चेंज कर दी गई थी और इन द एक नए तरीके से इन द नोवेल एडाप्टेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रोमियो रोमियो एंड जूलियट की रोमियो एंड जूलियट की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हमारे पास वाज गिवन अ हैप्पी एंडिंग। इसको हम कहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग यहाँ पर इसको दी गई थी शेक्सपियर की इस प्ले को। और ये जो एक ऑडियंस को खुश करने का एक तरीका था, लेकिन यहाँ से जो शेक्सपियर की जो ड्रामे की ब्यूटी थी वो ख़त्म हो जाती थी। या यहाँ तक कि जो ड्राइडन था, जो ग्रेटेस्ट एडमायरर था शेक्सपियर का, उसने भी वल्गराइज्ड कर दिया था उसके एक प्ले का टेम्पेस्ट को। और ये छेड़छाड़ ड्राइडन ने की थी इसी ड्रामे के साथ और उसको मॉडिफाई कर दिया गया था टेस्ट बाय एडिंग द कोरस टच। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हो रही थी वहाँ पर, और अनपोलिटिकल एज था ये। Contrary remarks on Shakespeare के बारे में प्रोडक्शंस आर रिवीलिंग द मोस्ट फेमस उस टाइम के जो डायरिस्ट थे सिमल पेप्सी, जो आगे हम पढ़ेंगे, फाउंड रोमियो जूलियट द फर्स्ट टाइम इट वाज एवर एक्टेड एज अ प्ले द वर्स्ट दैट इवन आई हर्ड इन माय लाइफ। ये उसके रिमार्क्स थे कि रोमियो जूलियट का जो प्ले इस दौर में जो परफॉर्म हुआ था तो ये सबसे वर्स्ट प्ले कंसिडर किया गया था। इसके अलावा मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये भी जो था द मोस्ट इंसिपिएंट रिडिकुलस प्ले, एक और प्ले था शेक्सपियर का
midnight midnight summer midsummer, sorry, midsummer night, midsummer नाइट। ये जो प्ले था मिड समर नाइट्स ड्रीम का, ये क्या था, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंसिपिएट था, बहुत ही ज़्यादा इसको रिडिकुल किया गया था कि बाद में फिर इसको कोई देखना ही नहीं चाहता था। इसके अलावा ट्वेल्थ नाइट, ये असली प्ले एंड नॉट रिलेटेड एट ऑल टू द नेम और द डे। इवन अगेन यहाँ पर कहता है डायरिस्ट में एवेलिन कहता है अपनी डायरी में, I saw Hamlet played, but now old plays begin to disgust this refined age. His majesty is beyond abroad. तो ये सारी चीज़ें जो थी ये ड्रामा में उस टाइम हो रही थी। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एज ऑफ ड्राइटन में, उसमें हमने ट्रेजेडी और कॉमेडी को हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर्स।